सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायमेंशन एनालिसिस, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिकली एक बात याद रखिएगा। बेसिकली आपके पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है कैंडेला, याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, which do not depend upon any other physical quantities। और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एरिया, एरिया कैसे बनता है? लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इससे हम डिराइव करते हैं एरिया को। दो हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो याद रखिएगा, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो यही एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। देखिए, लेंथ का डायमेंशन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास का एम, टाइम का कैपिटल टी से, टेम्परेचर का के या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ए या आई से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हम यूज नहीं करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ है तो आपको बोला लेंथ का डायमेंशंस बताइए, तो लेंथ का डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? लेंथ का डायमेंशन होता है एल, तो यहाँ m0 l1 t0 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मास का डायमेंशन हो जाएगा m1 l0 t0। अब हम क्या करेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है उसको डिराइव करेंगे। कैसे? देखिए, एरिया आपको पता है लेंथ इंटू लेंथ होता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ का यूनिट, लेंथ का डायमेंशन एल और इसका, तो एल स्क्वायर विल बी द डायमेंशन ऑफ एरिया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? m0 l स्क्वायर t0। ठीक है, वॉल्यूम होता है एल क्यू, तो ये वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। स्पीड आपको पता है, स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब टाइम का यूनिट टी होता है। तो स्पीड या वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो गया वो हो जाएगा एल टी टू द पावर -1, जो आपको याद रखना है। फिर मोमेंटम, मोमेंटम आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी अभी आप कैलकुलेट करके आए हैं l अपॉन टी, एल टी टू द पावर -1, तो ये आ जाएगा मोमेंटम का डायमेंशन। एक्सेलेरेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी का डायमेंशन ये, और टाइम तो आपके पास एल टी टू द पावर -2, ये एक्सेलेरेशन का डायमेंशन है, ये भी याद रखना है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो मास का डायमेंशन m और एक्सेलेरेशन का डायमेंशन ये करके, तो m l t टू द पावर -2, तो ये फोर्स का डायमेंशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो वर्क का डायमेंशन हो गया, फोर्स तो हमें पता है, तो वर्क का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर t टू द पावर -2। तो वर्क आपको पता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है, तो एनर्जी, जितने भी एनर्जी होंगे, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करिए, काइनेटिक एनर्जी, सभी का डायमेंशन ml स्क्वायर t टू द पावर -2 होगा। तो वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है, तो वर्क का जो डायमेंशन होगा वो ये होगा। एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, चाहे आप कोई सा भी एनर्जी की बात करिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब एनर्जी है, तो सबका डायमेंशन ml स्क्वायर t टू द पावर -2 होगा। फिर आइए टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t टू द पावर -1, तो यहां इंटू लेंथ कर दीजिएगा, तो ml, फोर्स का यूनिट होता है ml t टू द पावर -2, ml t टू द पावर -2, तो एक लेंथ से मल्टीप्लाई करिएगा तो ml स्क्वायर t टू द पावर -2। और टॉर्क देखिए, टॉर्क का वही डायमेंशन है जो एनर्जी का डायमेंशन है। तो अभी आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर डायमेंशन, तो टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन एनर्जी का डायमेंशन होता है, तो यहां डालेंगे तो टी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, क्योंकि एफ एवरेज होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम यही इंपल्स के बराबर आता है, तो इंपल्स आप क्या लिख सकते हैं, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। तो फोर्स का डायमेंशन आप कैलकुलेट करते हैं, इंटू टाइम कर दीजिएगा, तो आपके पास इंपल्स का डायमेंशन आ जाएगा। अब देखिए, ये जो इंपल्स का डायमेंशन है ml t टू द पावर -1, वो देखिए इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इधर करिए, एफ एवरेज
इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू चेंज इन इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन होगा वही इम्पल्स का डायमेंशन होगा। इम्पल्स का डायमेंशन इतना होगा तो मोमेंटम का भी डायमेंशन यही होगा। फिर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इसको वीडियो पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है mvr साइन थीटा होता है, ठीक है। तो mvr वेलोसिटी का डायमेंशन lt टू द पावर -1, आर रेडियस है तो उसका लेंथ का डायमेंशन, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी सब इन सब का भी बेसिकली आप डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई को आप कैसे डिफाइन करते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो देखिए दोनों का सेम डायमेंशन है तो दोनों कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फिर आप याद रखिएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में चेंज है तो इसका डायमेंशन 0 हो गया, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन होगा। देखिए सेम डायमेंशन है। नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपको पता है Q इक्वल टू mc डेल्टा टी होता है, यानी कि हीट इक्वल टू mc डेल्टा टी। हीट मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी करिए। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट का जो डायमेंशन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो करंट का डायमेंशन A लिखते हैं, टाइम का T, तो चार्ज का डायमेंशन हो गया AT। नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन। रेजिस्टेंस होता है V इक्वल टू IR आप लिखते हैं, तो यहां से आप रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस Q इक्वल टू CV होता है, तो कैपेसिटेंस हो गया Q अपॉन V, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है फोर्स इक्वल टू E इंटू क्यू होता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है E डॉट ए, यानी कि E डॉट ए, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ए, यानी कि EA कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम डायमेंशन निकाल के आए थे, एरिया होगा L स्क्वायर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, और टेम्परेचर का डायमेंशन के, लेंथ का L, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का ए। रेडियस ऑफ गायरेशन एक लेंथ होता है, इसका डायमेंशन L के बराबर होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको पता है जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां जो विस्कस फोर्स होता है उसको लिखते हैं माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। तो ये डीएक्स डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, ये एरिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछेगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, एक तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, एक जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आएगा, देखिए इसका यूनिट आएगा, इसका यूनिट कितना आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, फोर्स का यूनिट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर आप एरिया से मल्टीप्लाई करिएगा। एरिया मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर, तो ये मीटर, तो और फिर डीवी लेंथ पर यूनिट टाइम होता है, और इंटू डीएक्स, तो यहां से कैलकुलेट करिएगा। तो याद रखिएगा डायरेक्ट आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। तो इसका जो बेसिकली डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा MLT, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट याद रखिएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन। देखिए आपको पता है फोर्स होता है G m1 m2 अपन R स्क्वायर, तो यहां से जो G आ गया वो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन KG स्क्वायर। तो यहां से न्यूटन होता है फोर्स का, यानी MLT टू द पावर -2, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी मतलब मास का, तो आप यहां से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे करेंगे, आपको पता है E इक्वल टू एनर्जी जो होता है वो होता है एच न्यू, एनर्जी जो होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड मतलब टाइम का डायमेंशन, तो और एनर्जी क्या होता है ML स्क्वायर T टू द पावर -2। तो आप फिर प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे डायमेंशन पूछता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का।
तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT, ठीक है। तो 3/2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, के का डायमेंशन निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है तो उसका डायमेंशन इतना होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन के, तो आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू NC डेल्टा T आप लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से इसको क्या करिए, N अपॉन डेल्टा T को नीचे लेके आइए, तो मोलर स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन आ जाएगा यहां से। Q एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन, N मोल है तो मोल का एक बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी है, और डेल्टा T मतलब की, तो यहां से आ जाएगा। स्पेसिफिक डेंसिटी एक प्योर नंबर है, क्योंकि ये डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दो ऐसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट्स तो होता है पर उनके पास डायमेंशन नहीं होता है, जैसे प्लेन एंगल, इनका यूनिट होता है रेडियन। सॉलिड एंगल यूनिट होता है स्टेरेडियन, बट इट हैज नो डायमेंशन, तो इट इज डायमेंशनलेस। अब देखिए, ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज थे जिनके पास यूनिट तो था पर डायमेंशन नहीं था। पर ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है जिनके पास डायमेंशन हो पर यूनिट ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक डैम्पिंग फोर्स है जो कि बेसिकली वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो आपको इस कांस्टेंट का बेसिकली डायमेंशन पूछा है, तो इस कांस्टेंट को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन ये होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है, तो आपके पास इस कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसको क्या बुलाते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट का आपसे बेसिकली डायमेंशन पूछा है। सो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, फोर्स कूलम्बिक फोर्स, फोर्स इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इसका डायमेंशन आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या करिएगा, दोनों तरफ रूट लीजिएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 1/2 का जो डायमेंशन होगा वो स्पीड के बराबर होगा, और स्पीड का डायमेंशन इतना होता है। जैसे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं तो वहां एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, वॉल्यूम का डायमेंशन वॉल्यूम लेंथ का क्यूब होता है तो एल क्यूब। तो यहां से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर का जो डायमेंशन आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जब आप इंडक्टर पढ़ते हैं तो वहां टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है, तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है एल अपॉन आर। तो अगर आपसे एल अपॉन आर का डायमेंशन पूछे तो वो टाउ मतलब टाइम के बराबर है, तो इसका कैपिटल टी हो जाएगा। और जब आप कैपेसिटर पढ़ते हैं तो वहां टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, ठीक है। तो अगर आपसे बेसिकली आरसी का डायमेंशन पूछे तो वो टाइम के बराबर है। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप कोई दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं एक्स प्लस वाई, तो दो क्वांटिटीज को या तो ऐड करिए या दो क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करिए। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब इन दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है कि द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। इसका मतलब इफ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी देन इट मस्ट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। सो फाइनली हम बोल सकते हैं द टर्म्स व्हिच आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी, इसमें आपसे पूछा है अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताइए। तो देखिए अल्फा और बीटा ये दोनों ऐड हो रहे हैं, अगर ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों का जो होगा सेम डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन होगा, और ये डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा। यानी अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो भी वेलोसिटी के बराबर आएगा, अल्फा का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर आएगा, और बीटा टी का डायमेंशन वो भी वेलोसिटी के बराबर आएगा। और टाइम का डायमेंशन होता है टी, तो यहां से बीटा का डायमेंशन आ जाएगा, अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इज गिवन। तो आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन इतना गिवन है, a and b c आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a b c आर। तो देखिए यहां at और ये पूरा टर्म ऐड हो रहा है, तो
अगर ये पूरा टर्म ऐड हो रहा है तो इन दोनों का सेम डायमेंशन होगा और ये सेम डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर आएगा, यानी at का भी डायमेंशन वेलोसिटी और b अपॉन t प्लस c का भी डायमेंशन वेलोसिटी। तो यहां at को लिख सकते हैं वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt टू द पावर -1। तो यहां से a का डायमेंशन आ गया, t का डायमेंशन तो t, तो a का डायमेंशन आ जाएगा। सिमिलरली b अपॉन t प्लस c का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर। अब आप देखिए अगेन ये दो क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं, अगर ये दो क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं तो इनका भी सेम डायमेंशन होगा, ठीक है, इनका भी सेम डायमेंशन होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, अब दो डायमेंशन इक्वल हैं, जैसे मान लीजिए 2 kg है प्लस 2 kg है, तो अल्टीमेटली मास ही तो है ऐड करने के बाद, तो उसका सेम डायमेंशन होगा। यानी हम बोल सकते हैं b अपॉन टी का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर आएगा। तो यहां से b का डायमेंशन आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन इतना इंटू टाइम का डायमेंशन t, तो वेलोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। कुछ क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास डायमेंशंस नहीं होता है, समथिंग टू द पावर समथिंग, यानी कि e टू द पावर x, तो x जो होगा पावर में जो होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता, तो x इज डायमेंशनलेस। सिमिलरली a टू द पावर x इज डायमेंशनलेस, तो ये याद रखिएगा। जैसे 4 टू द पावर 2, तो ये 2 डायमेंशन है, 2 बेसिकली रियल नंबर है, तो ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो पावर्स आर डायमेंशनल लेस, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा, जो साइन फंक्शंस होते हैं है ना, वो सब डायमेंशन लेस होते हैं, चाहे आपको ये लिख के दे दे, ये और ये सवाल है, तो यानी कि एंगल जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होता है। फिर log x बोल दे तो ये डायमेंशन लेस होता है, log अल्फा टी प्लस बीटा बी, ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। हाँ, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनका डायमेंशन सेम होगा। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बोला है कि एक ये बेसिकली इक्वेशन है और इसमें आपको अल्फा का डायमेंशन पूछा है। तो देखिए समथिंग टू द पावर, एक्सपोनेंट टू द पावर ये है, आपको मैंने बताया था पावर का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन नहीं होता है, तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर डायमेंशन लेस है, तो यहां से अल्फा का डायमेंशन होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि टी टू द पावर -2, तो यानी कि इसका डायमेंशन ये आ जाएगा। फिर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या आता है, आपको कभी कभी बोलता है 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सुनिए। देखिए जब भी आप एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में जाते हैं, तो जब भी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं तो जो यूनिट का नंबर है और जो यूनिट है वो सेम होता है, यानी दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1 न्यूटन मतलब 1 kg पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में इसको डाइन में ले जाना है। डाइन मतलब हाँ, इसको सीजीएस में ले जाइए तो केजी को ग्राम लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 1 न्यूटन मतलब यहाँ पे n1 कितना है 1, और यूनिट कितना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लिख रहे हैं m1 L1 टी टू द पावर -2। और यहां तो हमें नंबर नहीं पता कितना है, और यहां यूनिट है m2 L2 टी टू द पावर -2। तो यहां देखिए जो m1 है वो कितना है 1 kg, L1 कितना है 1 मीटर और T1 कितना है 1 सेकेंड। यहां m2 कितना होगा 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। अब क्या करिए, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 इसका कितना है 1 और u1 है m1 L1 टी टू द पावर -2, इसका n2 नहीं पता, इसका m2 L2 डिवाइडेड n2 टी टू द पावर -2, तो यहां से n2 आ जाएगा, इसको नीचे डिवाइड करिए तो m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 टू द पावर -2। m1 कितना है 1 kg, m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 1 ग्राम, L1 कितना है 1 मीटर और L2 कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहां से केजी को आप ग्राम में रखिएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में, तो यहां से आपके पास 10 टू द पावर 5 आ जाएगा।